जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग मराठों का उत्कर्ष इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट में आपने शिवाजी के बारे में थोड़ा सा जाना। अब हम जानेंगे महाराष्ट्र के प्रमुख संत। ठीक, तो महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में पहला नाम आता है ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव का। ठीक, 1275 से 1296। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक वृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव। ठीक, बात करें मराठी भाषा के और मराठी भाषा के जो साहित्य हैं उसके संस्थापक ज्ञानदेव। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब आता है नामदेव का, सेकंड नंबर पर नामदेव। तो नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल ठीक विष्णु के रूप थे। विठोबा या विट्ठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इसके बाद एकनाथ की बात करते हैं तो 1533 से 1599 ईस्वी। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तुकाराम की, 1598 से 1650। तो इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी हैं, जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योति पुंज हैं। ठीक, ये इतना क्लियर हो गया। अब रामदास की बात करें तो 1608 से 1681। ये महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि। 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। ठीक, मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र, एक तो स्वराज। ठीक, जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में था उन्हें क्या कहा जाता है? स्वराज। मतलब ये क्षेत्र अगर मराठा के नियंत्रण में है पूर्णतया तो उसको स्वराज कहते थे। मुगतई क्या था? ठीक, यह वह क्षेत्र है जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। तो इसके बाद चौथ की बात करते हैं कि चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। ठीक, चौथ भू राजस्व का 1/4, जैसे नाम से स्पष्ट है चौथ, तो भू राजस्व का 1/4 था, जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। ठीक, इसके बाद सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। अब अष्टप्रधान की बात करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो पेशवा जिसे हम लोग मतलब उस समय प्रधानमंत्री कहते थे। तो पेशवा जो था और एक महत्वपूर्ण पद था मराठों का। तो पेशवा क्या था? राज का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी ए नौबत ठीक सेनापति था, सैन्य प्रधान से संबंधित था। अमात्य राजस्व मंत्री था, आय व्यय का लेखा जोखा करता था। ठीक, वाकयानवीस जो था वो सूचना, गुप्तचर, संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। चिटनीस की बात करें तो राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत की बात करें तो ये विदेश मंत्री था। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। इसके बाद न्यायाधीश से नाम से स्पष्ट है कि न्याय विभाग का प्रधान था। इसके बाद शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी और मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दातो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। किसके द्वारा? अन्नाजी दातो द्वारा। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। ठीक, और फिर शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार, एक 1664 और 1670 में लूटा। तो ये यहाँ पे बात होगी। इसमें आपने अष्टप्रधानों के बारे में देखा और महाराष्ट्र के प्रमुख संतों के बारे में देखा। इसके बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी हैं, फिर कुछ युद्ध हैं, उसके बाद ये कम्प्लीटली मराठाओं का उत्कर्ष, मराठाओं से संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारी। तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया।
मार्च 1689 को मुगल सेनापति मुहर्रम खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने दूसरी राजधानी जो है वो सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी थे। एक हवलदार था जो किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। सराय नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था और सबनीस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करता था। ठीक, ये इतना हो गया। इसके बाद भाई राजा राम जब बैठा, उसको नियुक्त किया गया, तो राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। फिर राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य का उसका राज्याभिषेक करवा देती है शिवाजी द्वितीय का। ठीक, और वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद शिवाजी के पुत्र साहू, ठीक, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। अब इसके बाद साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में क्या हुआ, खेड़ा का युद्ध हुआ जिसमें साहू विजय हुआ। साहू ने 22 जनवरी 1707 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक कर फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। ठीक, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। उसके बाद एक युद्ध है पालखेड़ा का युद्ध। ये हुआ था 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई थी और निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई थी। इसके बाद दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम पेशवा था वो बाजीराव प्रथम था। 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। ठीक, एक फिल्म आई थी बाजीराव, वही है ये। तो बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित में रहा और 1740 में बाजीराव प्रथम की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत कुछ संधियाँ हैं, वो आपको याद रखनी है। सूरत की संधि 1775 में हुई थी, पुरंदर की 1776 में हुई थी, बड़गांव की संधि 1779 में, सालबाई की संधि 1782 में। सालबाई की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की, सब इम्पॉर्टेंट संधियाँ हैं जो अंग्रेज़ों से हुई थी मराठों की। बसीन की संधि 1802 में हुई थी, देवगांव की 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, राजापुर घाट की 1804 में, नागपुर की 1816 में, ग्वालियर की 1817, पूना की भी 1817 और मंदसौर की संधि जो हुई थी वो 1818 में हुई थी। जब 1740 में बाजीराव भाई प्रथम की मृत्यु हो गई तो इनके बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना। 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए और बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। कौन सी? झलकी की संधि। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। इसमें क्या हुई, मराठों की हार हुई और इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1781 में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1781 में फिर उसके बाद पेशवा बनता है और इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कराने के उद्देश्य से कई प्रयास करता है। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रहे मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और मुग़ल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। फिर पेशवा नारायण राव 1772 से 73 पेशवा नारायण राव की हत्या
उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी जाती है। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती है। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, एक महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था और अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा। तो ये आप याद कर सकते हैं कि किस अंग्रेज ने बालाजी जनार्दन भानु को मराठों का मैकियावेली कहा। तो ये जेम्स ग्रांट डफ ठीक ने कहा था। और उल्टा क्वेश्चन बन सकता है कि जेम्स ग्रांट डफ ने मराठों का मैकियावेली किसे कहा, तो बालाजी जनार्दन भानु को कहा। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। ठीक, इसके बाद 1776 में पुरंदर की संधि हुई और इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये इम्पॉर्टेंट है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 को सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 में हुआ और इसमें भोसले ने अंग्रेज़ों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई। तो मतलब क्वेश्चन ऐसे बनता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ, किस संधि से, तो सालबाई की संधि, और दूसरा जो रिलेटेड टू देवगांव की संधि, और तीसरा जो है 1817-19 में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। फिर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। फिर अंग्रेज़ों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इस प्रकार मराठों का उत्कर्ष जो है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उसके शासक प्रमुख थे, जो संधियाँ हुई, युद्ध हुई, युद्ध के जो परिणाम हुए, वो सब हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा कर ली है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। तो इस प्रकार मध्यकालीन भारतीय इतिहास संपूर्ण तरीके से आपका यहीं पे समाप्त हो गया है। और अगर आपको एक सीरियल वाइज वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, कंप्लीट एकदम सीरियल वाइज वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने नए वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ। ठीक, तो ये मध्यकालीन जो मिडवेल इंडिया है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।